हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 21 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 21 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। आपको बताना होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं काजीरंगा के बारे में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। और यह एक सिंग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और यह एक सिंग वाले गैड़े के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। और कौन सा पार्क एक सिंग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न यह भी पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। आप लोग बताइए कि वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता की बात। दोस्तों, स्वतंत्रता की बात के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची को बनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची को बनाया गया। और यह सन 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी रही। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के समय मतलब कि सन 1947 से 1959 तक
पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची थी। क्या थी? कराची थी। तो वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची थी। दोस्तों फिर उसके बाद सन 1947 बात करेंगे हम लोग। सन 1947 से सन 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। क्या थी? कराची थी। फिर उसके बाद सन 1967 में कराची को बदलकर इस्लामाबाद को बनाया गया। इस्लामाबाद को बनाया गया। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा कि वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो हम लोग क्या देखें कि इस वर्ष 1947 से वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। फिर उसके बाद सन 1967 में कराची को बदलकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बनाया गया। और जबकि इसने पूछा कि वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, तो वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी आपका था कराची। तो दोस्तों आपका कराची क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पाकिस्तान की राजधानी सन 1959 तक कराची थी। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया कि तंजानिया की राजधानी है। पहला दिया गया नैरोबी, फिर दिया गया उसके बाद दार ए सलाम, सी दिया गया काबुल और डी दिया गया ढाका। हम लोग बात करेंगे ढाका की। तो ढाका आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका। फिर उसके बाद दिया गया काबुल। तो काबुल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। सॉरी दोस्तों, दिया गया काबुल। तो काबुल किस देश की राजधानी? तो काबुल अफगानिस्तान देश की राजधानी है। फिर उसके बाद आपका दिया गया नैरोबी की बात करेंगे हो जाएगा कीमिया। क्या हो जाएगा? कीमिया। फिर उसके बाद दिया गया दार ए सलाम। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि तंजानिया की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी आपका हो जाएगा दार ए सलाम। क्या हो जाएगा? दार ए सलाम। तो दार ए सलाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि तंजानिया देश की राजधानी आपका हो जाएगा दार ए सलाम। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि किसान दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? पहला दिया गया है 21 जून, दूसरा दिया गया है 23 दिसंबर, तीसरा दिया गया है 8 मार्च और फिर उसके बाद डेट दिया गया है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी की बात करेंगे तो हो जाएगा विश्व युवा दिवस। दोस्तों फिर उसके बाद दिया गया 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। फिर उसके बाद दिया गया है 23 दिसंबर।
तो दोस्तों प्रश्न पूछा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो यह भारत के भूतपूर्व भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। चरण सिंह के याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग यह देखें कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की यादगार में किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया गया कि ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, किसके कारण, आप लोग बताइए। पहला दिया गया अधिक दर्शकों के कारण, और दूसरा दिया गया अम्ल वर्षा के कारण, तीसरा दिया गया वनोन्मूलन के कारण, और डी दिया गया ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ताजमहल जो है इसमें बहुत दुष्प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा कि किसके कारण यह बहुत प्रभावित, मतलब कि ताजमहल धीरे धीरे सफेद से पीला होने मतलब कि लगा है। तो आप लोग बताइए कि यह किसके कारण हो रहा है। पहला दिया गया अधिक दर्शकों के कारण और दूसरा दिया गया अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा जैसे आपका हो गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या है, अम्लीय वर्षा है। क्या है, अम्लीय वर्षा है। तो अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल क्या हो रहा है, दुष्प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है, दुष्प्रभावित हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण ही दुष्प्रभावित हो रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि आभासी फल, आभासी मतलब असत्य फल, क्या हो जाता है, आभासी मतलब आपका हो जाता है असत्य, क्या हो जाता है, असत्य फल। मतलब कि इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा फल है जिसे असत्य फल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए कि आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल, आभासी फल बताइएगा, आभासी फल किसे कहते हैं। आभासी फल का एक आप लोग उदाहरण बताएंगे कि आभासी फल इसमें कौन सा है। आभासी फल मतलब कि निषेचन प्रक्रिया के समय अंडाशय का भाग न लेना तथा
उस समय बनने वाले फल को आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। दोस्तों, आभासी फल को असत्य फल भी कहते हैं और असत्य फल को कोट फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट फल भी कहते हैं। तो आभासी फल का एक उदाहरण है, आपको हो जाता है सेब। क्या हो जाता है? सेब। दोस्तों, सेब एक आभासी फल है। क्या है? एक असत्य फल है। तो प्रश्न पूछा कि आभासी फल किसे कहते हैं? तो आभासी फल सेब को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेब को कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का आप लोग आंसर देंगे कि प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है, इसका आंसर क्या होगा। दिया गया सूची 1 में दिया गया खोजकर्ता, और जबकि सूची 2 में दिया गया है खोज। मतलब कि किस चीज की खोज किसने किया था? पहला दिया गया है ए में जेनर, और सूची 2 में दिया गया है रुधिर वर्ग। आप लोग बताइए कि रुधिर वर्ग की खोज करता कौन थे? बी दिया गया वाटसन, और जबकि सूची 2 में दिया गया पेनिसिलिन। सी दिया गया कार्ल लैंडस्टीनर, इसमें दिया गया टीकाकरण, और डी दिया गया फ्लेमिंग, और इसमें दिया गया दो कुंडली। तो आप लोग बताइए कि रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? टीकाकरण की खोज किसने किया था? और द्वि कुंडली की खोज किसने किया था? तो आप लोग बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि जो आपका हो जाता है जेनर, तो जेनर ने किसकी खोज की। फिर उसके बाद हो जाता है वाटसन, तो वाटसन ने किसकी खोज की? लैंडस्टीनर। आप लोग बताइए। फिर उसके बाद आप लोग बताइए फ्लेमिंग की। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो आपका हो जाता है जेनर ने टीकाकरण की खोज की। किसकी खोज की? टीकाकरण की। तो टीकाकरण की खोज किसने किया था? तो टीकाकरण की खोज जेनर ने किया था। बी दिया गया है आप सभी का, दोस्तों बी दिया गया आप सभी का वाटसन। तो वाटसन जो हो जाते हैं, वाटसन ने द्वि कुंडली की खोज की। किसकी खोज की? द्वि कुंडली की। तो बी का 4 सही हो जाएगा, और जबकि ए का 3 सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया कार्ल लैंडस्टीनर, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रुधिर वर्ग की। फिर उसके बाद दिया गया फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। किसकी खोज की? पेनिसिलिन। तो दोस्तों, हम लोग क्या देखें कि आपका था ए आपका हो जाता है ए, फिर उसके बाद आपका था बी, फिर उसके बाद आपका था सी, और फिर उसके बाद था डी। तो ए को हम मिलाएं, दोस्तों हम ए को मिलाएं 3 के साथ, तो ए को हो गया आपका 3। फिर उसके बाद बी का आपका हो जाता है 4। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सी है, सी का हो जाता है 1। फिर उसके बाद डी का हो जाता है 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? आप लोग बताइए। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो पहला दिया गया 3 4 1 2, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि जेनर ने टीकाकरण की खोज की, वाटसन ने द्विकुंडली की खोज की, कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की, और जबकि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 8 में भी आपको मिलान करना है कि यामा, मैला आंचल, काली आंधी, फिर उसके बाद दिया गया कामायनी।
मतलब कि ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं के लेखक कौन है आप लोग बताइए। पहला दिया गया है यामा और उसमें दिया गया महादेवी वर्मा, बी दिया गया महिला आंचल और दूसरा दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु, सी दिया था काली आंधी, इसके सामने आप सभी का दिया कमलेश्वर, फिर उसके बाद दिया कामायनी जयशंकर प्रसाद। आप लोग बताइए कि यामा के रचयिता कौन है। तो यामा आपका हो जाता है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यामा के बारे में, तो यामा आपका हो जाता है महादेवी वर्मा की रचना, फिर उसके बाद महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना, काली आंधी, तो काली आंधी आपका हो जाता है कमलेश्वर की रचना, फिर उसके बाद दिया कामायनी, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों ए का हो गया एक, फिर उसके बाद बी का हो गया दो, फिर उसके बाद सी का हो गया तीन और फिर उसके बाद डी का हो गया चार। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया चार तीन एक दो जो आपका एकदम गलत है, फिर उसके बाद दिया गया एक दो तीन चार। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखें इसमें कि यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, काली आंधी कमलेश्वर जी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो एक दो तीन चार आपको ऑप्शन नंबर बी में मिला, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का आप लोग आंसर करिएगा कि प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे कि प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। पूछा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। पहला दिया गया हेमेटाइट, हेमेटाइट की बात करेंगे तो हो जाएगा लोहा, लोहा का अयस्क हो जाता है आपका हेमेटाइट, क्या हो जाता है हेमेटाइट। बी दिया गया बॉक्साइट, बॉक्साइट आप लोग बताइए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। फिर उसके बाद दिया कॉपर पायराइट, तो कॉपर पायराइट आपको हो जाता है कॉपर का अयस्क, किसका अयस्क, कॉपर का अयस्क हो जाता है कॉपर पायराइट। फिर उसके बाद दिया गया सीने बार, क्या दिया गया सीने बार, तो सीने बार आपको हो जाता है पारा का अयस्क, किसका अयस्क हो जाता है पारा का, तो पारा का अयस्क हो जाता है सीने बार, कॉपर का अयस्क हो जाता है कॉपर पायराइट, बॉक्साइट आप लोग बताइए। फिर उसके बाद लोहा का अयस्क हो जाता है हेमेटाइट, क्या हो जाता है हेमेटाइट। पूछा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है बॉक्साइट, क्या हो जाता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, सीने बार पारा का अयस्क है। फिर उसके बाद पूछा था कॉपर पायराइट, तो कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो भारत के किस व्यक्ति को देता है। आप लोग बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जबकि प्रश्न पूछा है कि त्याग पत्र, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसे सौंपते हैं, आप लोग बताइए। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, किसे सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, किसको देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी उसकी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है, आप लोग बताइए। पहला दिया गया रागी, फिर उसके बाद दिया गया बी गेहूं, से दिया गया मक्का और डी दिया गया चावल। तो भारत में दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत में सर्वाधिक चावल के फसल की खेती होती है, के फसल की
खेती होती है, खेती होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है? तो भारत में सर्वाधिक चावल की खेती होती है। तो चलिए देखते हैं कि चावल किस ऑप्शन में दिया गया। पहला दिया गया रागी, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है गेहूं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया मक्का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोए जाने वाली फसल आपका हो जाता है चावल। क्या हो जाता है? चावल। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? आप लोग बताइए कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1901 से हुआ। तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1901 से हुई। कब हुई? 10 दिसंबर 1901 से हुआ। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में 6 दिया गया है। पहला दिया गया 5, दूसरा दिया गया 7, तीसरा दिया गया 4 और चौथा दिया गया 6। तो नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं। और किसकी याद में दिए जाते हैं? तो यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1901 से हुआ था। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का आप लोग आंसर करें। प्रश्न नंबर 13 का आप लोग आंसर करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का आप लोग आंसर करिएगा कि वार्षिक सोडा है सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और डी दिया गया सोडियम बाई सल्फेट। वार्षिक सोडा को ही कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा। तो आप लोग बताइए कि धोने का सोडा का सामान्य सूत्र क्या होगा। पहला दिया गया सोडियम सल्फाइड, दूसरा दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर उसके बाद दिया गया सोडियम कार्बोनेट, दे दिया गया सोडियम बाइसल्फेट। तो जो वार्षिक सोडा होता है, वार्षिक सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट वार्षिक सोडा का सामान्य सूत्र हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। पहला दिया गया बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, और सी दिया गया है दादा भाई नौरोजी, और डी दिया गया है B.R. अम्बेडकर। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का आप लोग आंसर करिएगा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। प्रश्न नंबर 15 आपको मिलता है होमवर्क के रूप में। आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों कल के प्रश्नों का जवाब देने वाले जो विद्यार्थी थे वह इस प्रकार थे। चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी ने कल के प्रश्नों का सही जवाब दिया था। पहला आपको आ जाता है अग्रिमा दुबे, वैष्णवी पाठक, खुशी गुप्ता, दीक्षा दुबे, सूरज यादव, एल, शुभम शर्मा, मनीष कुमार, सूरज दुबे, रविंदर यादव, महेश यादव। तो ये सभी बच्चों ने बहुत ही कम समय बहुत ही सटीक जवाब दिया था। दोस्तों ये जो बच्चे हैं हर मतलब कि प्रत्येक प्रश्न का एक सही और सटीक जवाब देते हैं जो उनको होमवर्क के रूप में मिलता है। तो हमें आशा है कि आप लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब बहुत कम समय में और बहुत ही सटीक देंगे दोस्तों, ताकि यदि जो भी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कल के वीडियो में मैं उनका नाम बता सकूं। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपको दिया गया कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। दोस्तों आज तक के लिए स्टैटिक जीके का जो 21वां पार्ट होता है यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।